ठीक है बेटा। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, अबाउट रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो हम चीज पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं। देखिए बेटे, हमने जो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या यही बेसिक रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वर्क डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन को क्या एफ डॉट डी एस ऐसा लिखा जा सकता है? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए कि अगर वन डायमेंशनल फोर्स है या रेडियल फोर्स की बात हो रही है तो उस केस में तो du को आप माइनस एफ डी एक्स या du को माइनस एफ डी आर ऐसा लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपके पास फोर्स आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, या रेडियल फील्ड है तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। लेकिन अगर हम एक जनरल केस की बात करें, फॉर अ जनरल केस ऑफ थ्री डायमेंशनल फील्ड, तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे? क्या फोर्स को एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। और डीएस वेक्टर को हम लोग क्या लिख देंगे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप माइनस ऑफ एफ डॉट डी एस लिखते हो तो एफ डॉट डी एस की क्या वैल्यू आ जाएगी?
एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। यस। अब देखिए, ये पेज नोट कर लिया भाई सबने? एक सेकंड सर। ओके, इसको नोट कर लो। डन सर। यस सर डन। सर वेट। ओके बेटा। हो गया सर। ओके, देखिए क्या है। अब इसी को हम आगे बढ़ाएं तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैलकुलेट करना है। वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, अगर मान लो सिर्फ एक्स के फंक्शन में दी गई है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रेडियल यानी आर के फंक्शन में दी गई है तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर वो एक्स वाई जेड तीनों के टर्म्स में दी गई है ना, मतलब एक जनरल केस ऑफ क्या है, 3 डायमेंशनल फील्ड की अगर बात हो रही है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे, है ना। अब यहां से फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान दो। अगर y और z को कांस्टेंट रखा जाए तो इस सिनेरियो में क्या पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको माइनस एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? यस क्योंकि y और z को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब क्या है, dy इक्वल टू 0 एंड dz इक्वल टू 0। यस यस सर। तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को माइनस एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं? यस यस सर। यस सर। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या माइनस डी यू बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगी? यस हाँ सर। यस सर। है ना। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। लेकिन Yes. ध्यान दो, इसमें एक कंडीशन लगा रखी है हमने। क्या कंडीशन लगा रखी है? y और z Constant. स्टैंड कांस्टेंट रखना, है ना। तो वाइल Yes. डिफरेंशिएटिंग, मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो रहा हूं, लेकिन y और z को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंबल यूज किया जाता है। उस सिंबल को उसको क्या बोलते हैं? डेल सिंबल। माइनस डेल u बाई डेल x, है ना। यस सर
जब ये डेल लिख दिया जाता है तो फिर ये जो ऊपर y और z वाली कांस्टेंट कंडीशन है इसको अलग से लिखने का मतलब नहीं है। fx इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब ही ये होता है क्या कि y and यू z. आर डिफरेंशिएटिंग को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करना है। इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, इस पर्टिकुलर केस में x के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बेसिकली when you are differentiating a variable which depends on two or more variables, है ना। जैसे हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, तीनों का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आपने क्या किया, किन्हीं दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब आप वन एट ए टाइम चेंज को देख रहे हो, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देख रहे हो। जब मैंने सिर्फ x में चेंज किया, y और z में चेंज नहीं किया, तो उससे क्या फायदा हो जाता है बेटे, कि मेरे को फोर्स का x कंपोनेंट अलग से पता चल जाता है। अगर मान लो हम रैंडमली किसी डायरेक्शन में पार्टिकल को डिस्प्लेस करें, तो उसमें तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसमें x कंपोनेंट का भी रोल होगा, y कंपोनेंट का भी वर्क आ जाएगा, z कंपोनेंट का भी वर्क आ जाएगा। तो हमें वो इंडिविजुअली fx, fy, fz की वैल्यू अलग अलग तरीके से पता नहीं चल पाएंगी। तो एक एक करके पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई मैंने पार्टिकल को x डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस किया, y और z को कांस्टेंट रख दिया। इसका मतलब क्या है, आई एम डिस्प्लेसिंग पार्टिकल ओनली इन x डायरेक्शन। तो सिर्फ x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो क्या y और z कंपोनेंट ऑफ फोर्स कोई वर्क कर पाएंगे पार्टिकल पे? No, sir. नो सर। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गए हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार में एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं। जैसे x डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो उस केस में उससे हमें ये फायदा हो जाता है कि फोर्स का x कंपोनेंट का पता उससे अलग से चल जाता है, ठीक है। उसी Yes, sir. तरह से क्या है, if x and z are kept constant, इसका मतलब क्या है, dx and dz जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या वो माइनस एफ वाई डी वाई के बराबर हो जाएगी, या यूं कहें कि एफ वाई की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी वाई के बराबर हो जाएगी। क्यों बेटे? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. है ना। और ये बेसिकली इन सब को अपन मिला करके एक लाइन में लिख सकते हैं कि फोर्स का y कंपोनेंट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू y। और क्या मैं फिर ऐसा सिमिलरली करके z के लिए भी लिख सकता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. z कंपोनेंट ऑफ फोर्स माइनस डेल u बाई डेल z के बराबर आ जाएगा। और इन तीनों को आप कंबाइन कर लो तो आपके पास टोटल फोर्स पता चल जाएगा, F वेक्टर। तो बेसिकली F वेक्टर की क्या वैल्यू पता चल जाएगी हमें, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप।
है ना। इसको देखो, लोगों ने कहा कि ऐसा भी आप लिख सकते हो, माइनस साइन तो खैर कॉमन ले ही लो, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड और ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको ऑपरेटर बोल देते हैं हम, डेल ऑपरेटर, माइनस ऑफ डेल ऑपरेटर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पता करना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट पता करना। फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्सेस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटे? स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप पता करना। किसके रेस्पेक्ट में? स्लोप विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना। किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद पोजीशन पता करना। जैसे एक तो होता है वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक होता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डीवी बाई डी एक्स पता करना, है ना। दैट इज बेसिकली ग्रेडियंट। जैसे मान लो कि हम एक रॉड है, उस रॉड का अलग अलग एंड जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे है। मान लो ऐसा है कि यहाँ से अपन ने उसको एक फ्लेम के कांटेक्ट में रखा हुआ है, एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर है और इधर मैंने उसको आइस के कांटेक्ट में रखा हुआ है, ये एंड जो है वो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो होगा क्या कि इस रॉड का अलग अलग पॉइंट अलग अलग टेम्परेचर पे होगा। ये बात समझ में आती है? अलग अलग एंड अलग अलग टेम्परेचर पे होगा। तो टेम्परेचर x के साथ वेरी कर रहा होगा, t विल वेरी विद x। तो dt बाई dx को क्या कहेंगे? dt बाई dx को कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये बात समझ में आती है? यहां पर अपन पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट पता कर रहे हैं, लेकिन देखो ये बड़ी आसान स्थिति थी। क्यों? क्योंकि आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है और उस डायरेक्शन में टेम्परेचर किस तरह से वेरी हो रहा है वो आपने लिखा dt बाई। जस्ट अ मोमेंट।
हाँ बेटे, ये नोट किया सबने? यस सर। तो देखो, मैं यहाँ पे एक बात बता रहा था कि ग्रेडियंट की कल्पना करना आसान होता है कब, जबकि हमारे पास वन डायमेंशन में कोई क्वांटिटी वेरी कर रही हो, तो उसका ग्रेडियंट की कल्पना करना आसान होता है ना। लेकिन क्या आप समझ सकते हो कि जैसे यही टेम्परेचर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ पूरा और जेड कोऑर्डिनेट के साथ वेरी करे, तो फिर टेम्परेचर का ग्रेडियंट पता करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब आप क्या कहोगे, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया और टेम्परेचर में चेंज आया dt का, तो dt बाई ds कहलाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस जो मूव करना है वो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। क्या इसके साथ टेम्परेचर में चेंज अलग अलग आ सकता है? जैसे मान लो अपन किसी रूम की ही बात करें, है ना, तो आप किसी एक पोजीशन पे खड़े हुए हो वहां पर, अब वहां से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड जा रहे हो, या अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ द रूम जा रहे हो, उसके हिसाब से क्या अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे टेम्परेचर में चेंज अलग अलग आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है सर। आ सकता है सर। ऐसे केस में हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट पता लगाने के लिए नॉर्मल डिफरेंशिएशन की जगह क्या यूज करना पड़ता है? ये डेल ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है बेटे? डेल ऑपरेटर। है ना। तो उसी तरह से क्या है, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, आपको उससे फोर्स पता लगाना है। तो फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट तो होता है, बट क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल वेरिएशन ले रही है, तो इसलिए उसको माइनस डी यू बाई डी एक्स या माइनस डी यू बाई डी वाई ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। है ना। देखो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, मान लो कोई हमसे कहे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी जगह पर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब इस तरह का होता है, तो फाइंड फोर्स वेक्टर एट पोजीशन 1, 2, 3। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फोर्स कितना लग रहा होगा ये हमें पता करना। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि फोर्स वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड क्यूब इंटू 2x आई कैप। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, और y की पावर तो 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो दैट जे कैप। और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करो, z क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इनटू के कैप। तो फोर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -2xy जेड क्यूब आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप।
क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. सर तो वो जो 1,2,3 था उसका कुछ यूज नहीं अब करना है? आपको क्या पता करना है? हाँ हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, वन वही कॉमा कि टू कॉमा 1,2,3 थ्री को पे। यूज करना है। हाँ, तो उसका यूज ये होगा कि हम इस एक्सप्रेशन में अब x की जगह 1 2 3 पुट करेंगे, है ना? तो पहले आपको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह कर लेना है। उसके बाद जो भी फंक्शन फोर्स का फाइनली आए उसमें जो भी पोजीशन दी हुई है वो पुट करना है। तो हो जाएगा -2, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 2 का क्यूब i कैप, -1 का स्क्वायर तो 3 क्यूब सर वो 3z Z स्क्वायर होना चाहिए था वहाँ पे। किधर बेटे? सर ये जो अपने से जस्ट ऊपर लाइन लिखी है ना, 3x² y z² k कैप, वहाँ पे x की जगह पे z होगा और z की जगह पे x होगा। यहाँ पे वो आगे पीछे लिख सकते हैं ना। हाँ, वो मल्टीप्लिकेशन। तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना बेटा, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। अच्छा हाँ, ओके तो ओके। बट So सर last फर्स्ट line टर्म में में z की जगह 3 Z. होगा। Yes, sir. Z कोऑर्डिनेट दिया। फर्स्ट टर्म में ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये z की बात तुम्हारी वैल्यू सही है। यहाँ पर क्या आएगा? 3 क्यूब आएगा यहाँ पे। सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 3 क्यूब अगेन, और वो भी j कैप। और थर्ड में आ जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 और z की जगह हो जाएगा 3 का स्क्वायर k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली? 6 या 9, 3 या 27, 27 into 2 is 54, 54 into 2 is 108। तो -108 i कैप -27 J कैप j कैप 54 k कैप और -, ये 3 भी 54 है ना बेटे? 54 54 54 k कैप। ये ऐसी फोर्स की वैल्यू 1,2,3 पे आएगी। इज इट क्लियर बच्चों? यस मतलब पहले एक बार सर पार्शियली वो 4 डिफरेंशिएट आई कर कैप लेता आएगा ना। और फिर वैल्यू प्लेस 4 कर आएगा ना, 4 आएगा। ये 4 हाँ हाँ बेटे, पहले क्या है, आपको डिफरेंशिएट वगैरह कर लेना है, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। ओके। भाई अगर पहले से ही वैल्यू पुट कर दोगे तब तो आंसर 0 ही आ जाएगा हर बार, क्योंकि फिर तो एक कांस्टेंट नंबर ही मिल गया ना आपको। अब डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं अपन? जैसे देखो, और एक क्वेश्चन है। मान लो हमसे कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, फाइंड फोर्स एट लेट्स से 0,π/4। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी x और y का फंक्शन है, तो इसका मतलब फोर्स को हम क्या लिख लेंगे? -del u by del x।
आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, कैसा लिख देंगे? Yes, sir. तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का 0, यस सर। और इतना आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई करेंगे तो पहले तो cos x प्लस वाई लिख देते हैं, और फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 0 और y का 1, 1. दैट जी कैप। तो मतलब फोर्स कितना आ गया हमारा? माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आई कैप माइनस कॉस एक्स प्लस वाई जे कैप। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो 0,π/4 पे फोर्स की वैल्यू पता लगानी है, तो फोर्स एट 0,π/4, अब 0,π/4 पुट करते हैं तो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 प्लस π/4, तो वो π/4 ही हो जाएगा इंटू आई कैप प्लस जे कैप। व्हाट इज कॉस π/4? क्या ये 1/√2 लिख सकते हैं क्या? यस Yes, सर, sir. तो -1/√2। है ना? यस सर। अब कोई हमसे कहे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल। तो बेसिकली 1 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। यस सर। Yes, Yes. sir. है ना? सब कुछ मान रहे हैं, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही चल रहा है शुरू से, तो फोर्स आपका हो जाएगा 1 न्यूटन। ये नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, और देखिए भाई, अच्छा जैसे हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो ये पता लगाना आता है ना आपको? जैसे मान लो मैं पूछूं कि एफ फोर्स जो है वो कुछ इतना दिया हुआ है, कितना? 2x वाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप, और हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन वेदर द अबव फोर्स या गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो कैसे पता करते हो बच्चों? क्या अप्रोच लेते हैं इसकी? कैसे पता करेंगे? इस मेथड क्या फॉलो करते हो बच्चों?
दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों सेम रहेगा तो फिर कंजर्वेटिव है, अगर डिफरेंट रहा तो फिर नॉन कंजर्वेटिव है। अ, क्या दोनों में से क्या करेंगे बेटे? एक्स देखो, को नहीं तो वाई को। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? कौन सा फोर्स होता है कंजर्वेटिव? सर जिसका मैग्नीट्यूड पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन पाथ पर डिपेंड। यस जिसका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं नहीं करता करता है है। ना? ऐसा वर्क डन ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, है ना? तो यस सर। इसका मतलब क्या है कि हम इस फोर्स का वर्क पता करने का कोशिश करें, और अगर वो वर्क बिना पाथ की नॉलेज के ही पता लगा लिया हमने, है ना, तो वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर पाथ की जरूरत हुई, पाथ बेसिकली क्या होता है? पाथ मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। क्यों? यस सर। यस सर। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन इक्वेशन ऑफ पाथ पता करते हैं ना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसा होता है ना यस बेटे? तो ये रिलेशन बिटवीन y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट, ये पाथ हुआ। तो अगर y और x कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन की जरूरत हमें पड़ती है वर्क पता करने के लिए, इसका मतलब तो वो फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। अगर y और x के बीच की रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती तो हम क्या कह देंगे? वो फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। तो इस फोर्स का वर्क लिखते हैं हम। क्या वर्क को इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस से कैलकुलेट कर सकते हो? तो वो हमारे पास आ जाएगा कैसे? एफ डॉट डी एस मतलब वो ब्रेक डाउन होकर के एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई ऐसा लिख सकते हैं उसको। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स मतलब 2xy क्यूब डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, ये ऐसा आ जाएगा, है ना? अब देखो बेटे, ऐसा लग तो रहा है कि हमें पाथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको अगर कोई दो अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश करे, 2xy क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, तो उसको ऐसा लगेगा ना कि आई नीड टू सब्स्टिट्यूट y इन टर्म्स ऑफ x, सर वो dy आएगा ना? और इस वाले बाद में dy आएगा, हाँ, या x को y के टर्म्स में अगर मिल जाए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, यस सर। है ना? यस। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, आप इस इंटीग्रेशन को पूरे को बिना x और y में रिलेशन के भी कैलकुलेट कर पाते हो। कैसे? देखो, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। देखिए जरा, अगर ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब फंक्शन का अपन डिफरेंशियल कंसिडर करें तो क्या वो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या? कैसे? देखो, कंसिडर d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। क्या ये फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy हो जाएगा क्या? यस सर। प्लस अगले में क्या करें, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखें और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ले लें, तो क्या वो 2x dx ऐसा हो जाएगा? यस सर। तो देखो, अब इस वाली टर्म को आप पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा 2xy क्यूब dx
प्लस 3x² y² dy। तो देखो क्या ये हमारा वो ओरिजिनल फंक्शन ये में मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। ये चीज मिल गई 2x y³ dx प्लस 3x² y² dy, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या सीधे सीधे x² y³ ही आ जाएगा? यस सर। भाई आप ऐसे देखिए कि इंटीग्रेशन dx क्या होता है? सर x होता है। x। इंटीग्रेशन dy क्या होता है? y होता है। वाई। y, है ना। इंटीग्रेशन dt इज t, इंटीग्रेशन dz इज z। Yes, तो sir. बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन d के अंदर कुछ भी लिखा हो, वो कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हो, df लिखा हो, तो वो f ही आ जाएगा ना मेरे पास। Yes, sir. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x² y³ क्या आ जाएगा? x² y³। अब ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। नाउ यू ओनली नीड टू पुट लिमिट्स, मतलब x1 y1 से लेकर के x2 y2 तक की लिमिट आप पुट कर दो, तो आपका जो वर्क है वो आ जाएगा कैसे? x2² इंटू y2 का क्यूब माइनस x1² इंटू y1 का क्यूब। क्या वर्क डन ऐसा आ जाएगा? Yes, sir. बोलिए भाई। यस। ये इस तरह का वर्क इसका आ जाएगा। सर आपने इंटीग्रेशन को स्प्लिट करने के बाद क्या किया? मतलब वो डिफरेंशिएशन ऑफ d ब्रैकेट x² y³ कैसे लाया, कैसे किया? कैसे आया, है ना। यस सर। देखो मैं मतलब ये तो मैंने बता दिया ना कि ये सही है, मतलब ये गलत नहीं है। दिस हाँ इज सर, वो करेक्ट। समझा। ये चीज समझ में आई? यस सर। हाँ, अब तुम ये सोच रहे हो सर एक्सपैंड करके तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको हाँ छोटा कैसे करेंगे? तो देखो मैंने तो क्या है बेटे, क्वेश्चन ही फ्रेम किया है ना। तो अभी मेरे को तो पता ही है, लेकिन आप भी कैसे पता लगा सकते हो उसका मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूं आपको कि क्या है। जैसे जिस टर्म में dx आ रहा है ना, जिस टर्म में dx आ रहा है, यस। अगर ये किसी को एक्सपैंड, किसी इस तरह के परफेक्ट डिफरेंशियल को एक्सपैंड करके ये बड़ा एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये है कि हमने पहले x वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया होगा, फिर y वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया होगा, है ना। हाँ सर। x वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया है तो dx आया है, और y वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया है तो dy आया है। मतलब जब dx आया है ना, तो उस समय पर y वाली टर्म को डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब ओरिजिनल एक्सप्रेशन में भी y की जगह y³ ही रख दो, ठीक है। हाँ सर। और dy वाली टर्म में हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो x वाली टर्म को डिस्टर्ब नहीं किया है, तो ये x² को एज इट इज रख दो तुम, x²। तो आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है। अब इसको चेक कर लो कि क्या इसका डिफरेंशियल ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। क्या ये ओके बात सर। समझ में आ रही है? यस सर, समझा। सर मतलब ये ट्रायल एरर मेथड है ना, ऐसा ऐसा परफेक्टली तो हाँ कैन ये ट्रायल एंड हाँ एरर है ना? हाँ, नहीं, ट्राई एंड एरर, बिल्कुल ट्राई एंड एरर वाला मेथड है कि थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा अपने को। मैं डायरेक्टली इसलिए लिख पाया क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही था ये, है ना। तो जो फ्रेम करेगा उसको तो पता ही है कि कैसा बन रहा है, तो वो तो लिख देगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं, ओके ठीक सर। है। फिर मान लो कभी ऐसा होता है कि कोई कांस्टेंट एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो अपन उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में। समझ में आती है बात? हाँ सर। Yes, sir. है ना। अच्छा, वैसे पता है क्या है,
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव चेक करने का एक फुल प्रूफ मेथड ये होता है। पहले मैं तुम्हें इसी तरह का एक और क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि फोर्स इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, डिटरमाइन whether vector f is conservative। हाँ बच्चों ट्राई कर रहे हैं। सर वो इंटीग्रेशन ऑफ y dx plus x dy आ रहा है वो। सर x मतलब इसको dxy लिख के कर सकते हैं। यस सर, डिफरेंशिएशन ऑफ xy होगा वो। यस सर, फिर xy आ जाए। तो ये भी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है, यस सर। कंजर्वेटिव है। इसका वर्क डन को इंटीग्रेशन f डॉट ds हम लिखें तो वो ब्रेक हो जाता है fx dx प्लस fy dy में, और फोर्स का x कंपोनेंट है y, तो ये हो जाएगा y dx प्लस x dy, है ना। अब जैसे dx वाली टर्म से में y अनचेंज रहा होगा, तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें एक तो y की टर्म आ रही होगी और dy वाली टर्म आ रही है, इसका मतलब इसमें x अनचेंज रहा होगा, तो मैं d ऑफ y इंटू x को कंसिडर कर सकता हूँ। यस सर। है ना। अब आप एक बार इसको एक्सपैंड करके भी अलग से ट्राई करके देख सकते हो कि इंटीग्रल d ऑफ वाई एक्स इसमें ही कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो ये बिल्कुल उसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ वाई एक्स, क्या ये वाई एक्स के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। और लिमिट पुट करेंगे तो x1 y1 से लेकर के x2 y2 तक आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू x2 y2 माइनस x1 y1 के बराबर आ जाएगी? यस सर। है ना। इस तरह से कर सकते हो। एक और मेथड क्या होता है बेटे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव चेक करने का, कि आप ना एक ये चीज चेक कर लो। देखो हमें ये पता है कि वर्क डन बाय a conservative force in closed path must be equal to 0। यस सर। ऐसा होना चाहिए ना। मतलब कोई भी क्लोज्ड पाथ में कंसिडर कर लूं तो उस क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो 0 ही आना चाहिए। ठीक है। अब देखो क्या है कि मतलब अगर मान लो फोर्स हमारा कुछ इस तरह का है, कैसा, ऐसा कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है,
यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, इस तरह का फोर्स है अपना। क्या ऐसे फोर्स का वर्क 0 आ सकता है क्या बेटा? हाँ सर। सर अगर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। नहीं, देखो इसमें क्या होगा बेटे, जैसे मान लो कि इतना सा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हुआ, इतना सा डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें फोर्स का वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। यस। फिर उसके बाद जैसे ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो क्या इसका वर्क भी पॉजिटिव आ जाएगा? यस। फिर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या इसका वर्क भी पॉजिटिव आ जाएगा? यस। यस। क्या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका वर्क भी पॉजिटिव आ जाएगा? यस सर। यस। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या ये हर बार पॉजिटिव 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 वर्क आता जा रहा है क्या नहीं आता जा रहा? आ रहा है सर। यस। हाँ सर। तो क्या टोटल वर्क 0 नहीं हो पाएगा ना बेटे? टोटल वर्क भी पॉजिटिव आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। टोटल वर्क भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या है, सच अ फोर्स कैन नॉट बी कंजर्वेटिव, राइट? यस। ठीक है, तो ये चीज, ये वाला जो फोर्स में इस तरह की प्रॉपर्टी है कि नहीं, कि वो एक्स के रोटेट होने पर, पोजीशन वेक्टर के रोटेट होने पर खुद भी अपने आप को यदि रोटेट कर लेता है, तो ऐसा फोर्स कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। तो वेदर सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन द फोर्स और नॉट, ये चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कर्ल ऑफ ए फोर्स। एक ऑपरेटर यूज होता है, कर्ल ऑफ फोर्स, है ना? बेसिकली कर्ल ऑफ फोर्स क्या होता है, जो अपन ने डेल ऑपरेटर सिखाया था ना आपको, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं किसके साथ? फोर्स वेक्टर के साथ, है ना? डेल ऑपरेटर क्या होता है बेटे? आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। और फोर्स क्या होता है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है अपने को। बेटे आवाज आ रही? यस सर। तो डेल क्रॉस एफ को वो डिटर्मिनेंट बना के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों? हाँ सर। तो कैसा डिटर्मिनेंट बना लेंगे? फर्स्ट रो में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, और थर्ड रो में आ जाएगा एफ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, है ना? यस सर। अगर ये चीज जो है वो 0 आ जाती है, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? कर्ल ऑफ फोर्स। अगर कर्ल ऑफ फोर्स 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऐसे पाथ आर वेक्टर के रोटेट होने के साथ साथ रोटेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। तो force F vector will be conservative if
del cross f is 0 and f will be non-conservative if del cross f is non-zero। ठीक है सर वो डेल क्रॉस एफ के नीचे क्या लिखा है? कर्ल ऑफ एफ, ओके कर्ल सर। CURL, ये डेल क्रॉस एफ को क्या बोलते हैं? कर्ल ऑफ एफ। सर थोड़ा ऊपर करिए। हाँ बेटा। नोट कर लिया बच्चों ये? नो सर बन सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। नीचे किए। सर थोड़ा नीचे। हाँ बेटा, ये वाला पेज नोट हो गया था आप लोगों का? यस सर। ओके। तो देखो, जैसे कि अभी जो मैंने दो क्वेश्चंस लिए थे उनको मैं दोबारा ले रहा हूँ। एक फोर्स हमने जो पहले किया था वो क्या था? क्या था? 2x y क्यूब i कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप, इस तरह का था ना बेटा? यस सर यही था। यस सर। 2x y क्यूब i कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप। 2x y क्यूब प्लस 3, ये है ना? इसको अपन कर्ल मेथड से डिटरमाइन करते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो लेट अस कैलकुलेट कर्ल। कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस एफ, तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप
del by del x, del by del y, del by del z, 2x y cube, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, और k कैप का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं। देखो क्या होगा, i कैप वाली टर्म देखो, है ना। तो i कैप कैलकुलेट करने के लिए हम इस रो, इस कॉलम और इस रो को हाइड कर लेते हैं। डेल बाय डेल वाई ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा ना बेटा, और डेल बाय डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में इसको क्या डिफरेंशिएट करोगे तुम? सर मतलब कांस्टेंट हो उसमें जाएगा वो। कांस्टेंट है एक्स वाई। हाँ, z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और y तो कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा अपने को। तो इस वाले एक्सप्रेशन का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना। यस सर। ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0, दिस बिकम्स 0। फिर माइनस जे कैप पे आते हैं। माइनस जे कैप पे आएंगे तो इस रो और इस वाली कॉलम को हाइड कर लेते हैं। डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, और डेल बाई डेल जेड ऑफ 2y क्यूब भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये भी 0 माइनस 0 ऐसा हो जाएगा, प्लस के कैप। अब देखिए के कैप वाला जब हम करेंगे तो के कैप वाली रो और के कैप वाले कॉलम को हाइड कर दिया। डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये करना है आपको। तो इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर को एज इट इज रखा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा ना। बोलिए। यस सर। हाँ सर। यस सर। है ना। तो मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, तो वही आएगा। माइनस y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x को एज इट इज रहने दिया, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो 6xy स्क्वायर, और ये भी लिखा हुआ है 6x स्क्वायर। क्या ये 0 आ गया? यस जीरो सर। हो गया। हाँ सर। है ना। कर्ल ऑफ एफ इज 0, इसका डेल क्रॉस एफ इज 0, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है? यस सर। है ना। इसका मतलब क्या है, एफ इज कंजर्वेटिव। उसी तरह से आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो, जो एक और दूसरा एग्जांपल था हमारा, एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना। तो क्या करना है आपको, डेल क्रॉस एफ करना है, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड और वाई एक्स 0। अब चेक करो बच्चों, देखो आई कैप से एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, तो आई कैप वाला रो आई कैप वाला कॉलम हाइड कर दिया, 0 माइनस 0 ही बनेगा। फिर जे कैप से एक्सपैंड करेंगे तो जे कैप वाला कॉलम जे कैप वाला रो हाइड कर दिया, फिर से 0 माइनस 0 ही बनेगा। फिर जब के कैप से एक्सपैंड करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, तो वो हो 1 जाएगा आएगा। 1, लेकिन डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई भी 1 हो जाएगा। 1 ही हो गया, तो ये भी 0 क्या है। ये 0 आ जाएगा बेटे? क्या ये बात समझ में आती थी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो
तो ये भी मेथड होता है क्या, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स है या नहीं इसको चेक करने का। तो ये बात होगी बच्चों, इस तरीके से इसको अपन चेक कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे एक मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कराता हूं। मान लो क्या है, हमें कहा जाए कि एक फोर्स बराबर है के इंटू वाई आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, where k is a positive constant. तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स वेक्टर F when a particle is moved in a quarter of a circular path as shown. ये इस तरह के पाथ में चल रहा है। कहां से कहां तक, ए से बी पे। of radius A as shown in diagram. कैसे कर सकते हैं बच्चे, उसको ट्राई कर सकते हो क्या? यस सर, ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करो।
हाँ बेटे। देखिए, क्या इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं अपन? तो टैंजेंशियल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टेंजेंशियल है। कैसे पता चला बेटे तुमको? तो वो सर्कुलर पाथ में मतलब घूम रहा है तो सेंट्रिपिट फोर्स लग रहा है। नहीं। अंदर की तरफ फोर्स होता है। हाँ तो फिर? सर डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा होता है ना हर वेक्टर के इसमें तो। नहीं नहीं नहीं, देखो लॉजिक ये नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो हम किसी जनरल पॉइंट पे हैं x कॉमा वाई पे, ठीक है। उस पॉइंट पर अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं, ओरिजिन से ज्वाइन करूं उसको, तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है इसको r वेक्टर अगर मैं नाम दूं, तो r वेक्टर क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसा हो जाएगा क्या बच्चों? यस क्या सर। r वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं? यस। हाँ सर। अच्छा, एक बात और है कि इफ x कॉमा वाई is any point on the circle, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो जो हमारा फोर्स है, क्या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप? यस सर। यस सर। यस सर। के बाई ए स्क्वायर इंटू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। फोर्स ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर कांस्टेंट होगा ना? ए स्क्वायर कांस्टेंट है, यस। क्योंकि एक्स कॉमा वाई की कुछ भी वैल्यू रखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमेशा ए स्क्वायर ही आने वाला है ना, फॉर यस सर। द गिवन सर सर्कुलर। हाँ बोलो बेटे। वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से आया क्या? डिस्टेंस फार्मूला से आया। ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। हाँ। तो रेडियस हमें ए दिया हुआ है, तो ये ऐसा हो जाए भाई, ये 0,0 है ना, और वो एक्स कॉमा वाई है। हाँ हाँ समझा सर। अब एक चीज और हम नोट करें कि ये जो फोर्स वेक्टर लिखा हुआ है, इसका आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट देखो, देखो क्या हो रहा है ना। एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर देखो, एफ वेक्टर क्या लिखा हुआ है, के बाई ए स्क्वायर इंटू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, और आर वेक्टर क्या लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा के बाई ए स्क्वायर, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई। तो क्या ये पूरा 0 हो रहा है क्या, एफ डॉट आर? यस यस सर। सर। एफ डॉट आर की वैल्यू हो रही है 0। इसका मतलब फोर्स जो है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ सर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर।
अगर r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया बेटे? क्या बोल सकते हैं कि हमेशा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है? यस सर। फोर्स इज ऑलवेज इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ए से बी तक जाएंगे तो जब आप यहाँ पे होगे तो फोर्स ऐसा रहेगा, थोड़ा सा आगे जाओगे तो फोर्स ऐसा हो जाएगा, और आगे जाओगे तो थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा, है ना? यस और आगे जाओगे तो और बेंड हो जाएगा, और आगे जाओगे तो और बेंड हो जाएगा। क्या फोर्स लगातार ऐसे बेंड होता जाएगा क्या? हाँ सर। यस सर यस सर। सर हाँ बेटे, तो हर मोमेंट पे चेंज हर होगा। मोमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा जीरो रहेगा क्या? यस सर। वर्क डन होता है इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यस सर यस सर। उसको लिखते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच के एंगल का कॉस। तो वो कॉस 0 डिग्री लिख सकता हूं मैं हमेशा। हाँ सर। सर 90 है ना, इधर परपेंडिकुलर है ना? हाँ बेटे, मतलब नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये है आर वेक्टर। जब यहाँ पर पहुंचा तो आर वेक्टर ऐसा हो गया, जब आर वेक्टर यहाँ पे पहुंचा तो आर वेक्टर ऐसा हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये है डीएस वेक्टर। यस ठीक है, ये है फोर्स वेक्टर, ये है डीएस, ये है फोर्स वेक्टर, और इधर ही है डीएस वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर बता रखा है ये तो आर वेक्टर है ना बेटा, ये तो आर वेक्टर। समझ में आई बात? हमें तो एंगल किस किस के बीच में देखना होता है? फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। सर आपने फोर्स में k बाय a स्क्वायर को क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्या बोल रहे हो बेटे? सर फोर्स में k बाय a स्क्वायर को क्यों मल्टीप्लाई किया था? नहीं, वो एक्स फोर्स का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ था ना हमें, हाँ सर। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को ए स्क्वायर पुट किया है। मैं अच्छा अपनी ओके, मर्जी से ए सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर किया से है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया ये ए स्क्वायर है, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, है ना? ऐसा। हाँ सर ओके। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? के बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना? यस सर डीएस का मैग्नीट्यूड तो डीएस का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, इंटू कॉस 0 तो 1 हो जाएगा। इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यस ये सर। ए बन के बाहर आ जाएगा। के बाई ए कॉन्स्टेंट है तो के बाई ए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डीएस वेक्टर करना, तो क्या वर्क डन इतना आ जाएगा क्या बच्चों? तो हम डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाल सकते थे ना? हाँ, तो देखो अब अपने को डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, अपने को क्या करना है, ये जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। समझ रहे हो? यस सर ओके। What is mod ds? Mod ds is magnitude of this small displacement, इसका इसका इसका, इन सब के मॉड को ऐड करना है। तो ओके। मॉड को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या लेंथ ऑफ आर्क मिलेगी? सर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k बाई a मल्टीप्लाइड बाई ds वेक्टर का पाई a बाई 2, ऐसा हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू क्या k पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगी क्या बच्चों? यस सर
वर्क डन की वैल्यू जो इस केस में आ जाएगी वो आ जाएगी k पाई बाई 2। देखो वैसे ये फोर्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का फोर्स है, लेकिन जो पाथ हमें दिया हुआ है उसमें इसका वर्क बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना? यस क्योंकि Yes, एक sir. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया बिकॉज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज a स्क्वायर फॉर सर्कुलर पाथ। दूसरा, डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ही आ गई, तो वो एंगल हमेशा 0 डिग्री बन गया, तो इस वजह से अपन इसका वर्क आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके, तो विद दिस हमारा जो वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है ये अभी कंप्लीट होता है भाई। अब आप इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या? सर्कुलर मोशन। ओके सर। Okay, sir. अभी Okay, शीट sir. अपना तुम लोग का कितना कितना डिस्कस हो गया था बेटे? वर्क पावर एनर्जी का शीट हाँ बेटे, आवाज आ रही है? Yes. हाँ, Yes. वर्क पावर एनर्जी का शीट कितना कितना discuss? सर AP2 का तो बिल्कुल अभी शीट डिस्कशन चालू नहीं हुआ था वर्क पावर का। ओके, और बेटे AP1 में? तो उसमें भी तो नहीं हुआ था। ओके, तो फिर शीट डिस्कस करेंगे भाई, है ना? Okay, तो sir. अगली क्लास में आप सेक्शन ए और बी दो सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, ठीक है। sir. तो ठीक है भाई, दो सेक्शंस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लीजिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। सर एक्सरसाइज दोनों पार्ट है? हाँ, मैं तो दोनों पार्ट ही, आई वाज मीनिंग बोथ द पार्ट। तुम बताओ कर हाँ, सर. लोगे तो दोनों हाँ पार्ट सर, हो कर। जाएगा। सर हो जाएगा। ठीक है बेटे, ओके। तो अगली क्लास में एक्सरसाइज 1 वर्क पावर एनर्जी सेक्शन ए एंड बी डिस्कस करेंगे। Bye bye, sir. Bye, Bye. sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चों।